हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और हमने पढ़ा था कि संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी और हमने अनुसूचियाँ भी कंप्लीट कर ली थी। एक बार मैं आपको अब तक हमने जो पढ़ा उसका सुपरफास्ट रिवीजन करवा देता हूँ। चलिए चलते हैं। तो हमने पढ़ी थी, अनुसूचियाँ पढ़ ली थी। तो फर्स्ट अनुच्छेद किसके बारे में बताया गया था? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में वेतन और भत्ते। तीसरे में शपथ। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी में एस सी का प्रावधान। छठी में पूर्वोत्तर के 4 राज्य। कौन कौन से थे? ये जनजातीय राज्य थे: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने कैसे याद करवाया था आपको? AM PM की जगह AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं आता है। और अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें कौन कौन सी सूचियाँ थी? इसमें 4 सूचियाँ थी: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती थी और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती थी। और कौन सी बची है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पर केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार या संसद को दिया गया था। और अनुसूची नंबर 8, इसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? हमारे संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। ये इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें 22 भाषाएं बताई थी। कौन कौन सी थी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, रोकड़ी, मैथिली, संताली। इस तरीके से आप भी 22 भाषाओं को बोल सकते हो। 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर पालिका। इसके लिए मैंने आपको एक इसके लिए बताया था मैंने आपको कि इसमें कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत ये 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। तो इसको पहले संविधान संशोधन, इसको 52वें संविधान संशोधन के तहत, इसको 73वें संविधान संशोधन, इसको 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। तो अब भाग स्टार्ट करते हैं। 22 भाग है, उसमें से फर्स्ट भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें फर्स्ट आर्टिकल क्या बोलता है? फर्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया का नाम यहीं पे उल्लेख है। और इसमें संघ का नाम, उसके राज्य क्षेत्र, उसकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के। जैसे सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। और तीसरे आर्टिकल नंबर 3 में क्या दिया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। तो इसमें कहा गया है कि जो भी वर्तमान में हमारे संघ के अंदर जो भी राज्य आते हों या फिर विदेशी को मिला है, उसके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अधिकार है संसद के पास, और ये इसमें कर सकता है काम। तो आर्टिकल नंबर 2 में क्या था? पहले मिला लो और फिर उसके बाद तोड़फोड़ कर लो। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 4 में क्या था? दूसरे और तीसरे के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, यानी कि दूसरे और तीसरे के लिए राष्ट्रपति को बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संघ में जो भी कार्य किया जाता है उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। और ये हमारे आर्टिकल नंबर 368 में लिखा हुआ है, लेकिन इन आर्टिकलों को, दूसरे और तीसरे को, आर्टिकल नंबर 368 से बाहर रखा गया है। और देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी थी, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एस के धर आयोग। कौन सा आयोग था? एस के धर आयोग। एस के धर आयोग, पहला एस के धर आयोग था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग था एस के धर आयोग। लेकिन इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए मना किया था, इन्होंने विरोध किया था। लेकिन भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। और इनको किस किसके आधार पर बनाया गया? किस आयोग के आधार पर बनाया गया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के आधार पर इसे बनाया गया। और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरे भारत संघ को बनाया गया, पर संघ को तोड़ा गया। तो भाषा के आधार पर पहला आयोग पूछे तो कौन सा आयोग? एस के धर आयोग। और किसके आधार पर राज्य और केंद्र शासित बनाए गए? फजल अली आयोग। लेकिन फजल अली आयोग ने एक बात बोली थी, फजल अली आयोग ने एक बात बोली थी कि कोई भी एक, जैसे कोई एक स्टेट है तो वहाँ पर वो भी फिक्स भाषा नहीं है कि वो भाषा बोलेगा तो वही रहेगा। जैसे पंजाब में अगर पंजाबी भाषा बोलेगा तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर पंजाबी बोलने वाला ही पंजाब में रहेगा, या फिर बिहार में बिहारी बोलने वाला ही बिहार में रहेगा, गुजरात में गुजराती बोलने वाला ही गुजरात में गुजराती बोलने वाला ही रहेगा। ये फिक्स नहीं है। वहाँ पर राजस्थानी बोलने वाला आदमी भी वहाँ पर जाकर निवास कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो हमने अब तक ये तो प्रीवियस का एक बार मैंने आपको रिव्यू करवाया था। अब चलते हैं अपने भाग 2 पे। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता। नागरिकता आर्टिकल नंबर 5 से 11। भाग फर्स्ट में 1 से 4, आगे 5 से 11 में भाग 2 में दिया हुआ है। और इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। अब नागरिकता क्या होती है? नागरिकता एक विशेष प्रकार का अधिकार होता है जो देश,
जो कोई भी देश वो अपने देश के नागरिकों को सर्टिफिकेट के रूप में देता है, जैसे वोटर कार्ड या आधार कार्ड। कोई भी नागरिक को अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है तो उसके लिए उसको स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, कोई कानूनी अधिकार और राजनीतिक अधिकार। कानूनी अधिकार के तहत उसको वो पूरे देश में कहीं पे भी कोई भी काम कर सकता है, किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है, वो कोई भी रोजगार कर सकता है, इसके लिए उसको कोई बाध्य नहीं है, वो ये उसको अधिकार प्राप्त है। और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत अगर वो योग्य है तो वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री कुछ भी बन सकता है, लेकिन उसका योग्यता के आधार पर उसका चयन किया जाएगा और जनता उसका चुनाव करेगी। तो ये स्पेशल अधिकार किसको दिए जाते हैं? नागरिक को दिए जाते हैं। तो हमने नागरिकता बताई आपको। भारत में कौन सी नागरिकता है? भारत में इकहरी नागरिकता वर्णन है। भारत में इकहरी नागरिकता का वर्णन है कि एक देश एक नागरिकता। और इसे ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इसे ब्रिटेन से ले गया। ब्रिटेन में कितने कंट्री आते हैं आपको पता हो तो बताओ। ब्रिटेन में 3 कंट्री आते हैं, EWS। ई का मतलब इंग्लैंड, W का मतलब वेल्स और S का मतलब स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 3 कंट्री मिलकर ब्रिटेन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक छोटी बात थी। तो भारत में इकहरी नागरिकता का वर्णन है और ये कहाँ से ले गए हैं? ब्रिटेन से ले गए। और नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। और ये संसद ने ये अधिकार संसद के एक मंत्रालय, गृह मंत्रालय को दिया है। अब इसके अंदर 5 से 11, तो अनुच्छेद नंबर 5 सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आर्टिकल 5 पे जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब किस आधार पर नागरिकता दी गई उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें कहा गया है कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक है। उस समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को या इससे पहले जो जिसका जन्म भारत में हुआ वो भारत का नागरिक था, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ तो भी वो भारत का नागरिक है, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो वो भारत का नागरिक है। तो अनुच्छेद 5 के तहत बताया कि जब हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था उस समय किस आधार पर नागरिकता दी जाती थी। तो इसके लिए 3 मेथड में से कोई सा भी अगर एक के लिए वो एलिजिबल हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। या तो उस खुद का जन्म भारत में हुआ, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, या वो संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। अब आर्टिकल नंबर 6 पे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यानी कि जब हमारा देश का विभाजन हुआ था और ब्रिटिश लोगों ने भारत और पाकिस्तान का 2 भागों में बट रहे थे, तब जो लोग पाकिस्तान के लोग अगर भारत में आना चाहते थे तो उनको ही नागरिकता देती थी सरकार। तो उनको किस आधार पर नागरिकता देती थी? जैसे आसाराम बापू। तो उस समय आज़ादी के 1 साल बाद भारत सरकार ने 1 जुलाई 1948 को एक परमिट नियम लागू किया था। कौन सा लागू किया था? परमिट नियम। इस नियम के तहत कहा गया था कि 1 जुलाई 1948 से अगर पहले कोई भारत में आ चुका है तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन अगर 1 जुलाई 1948 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर भारत में प्रवेश लेना चाहेगा या भारत का नागरिक बनना चाहेगा तो उसके लिए उसको परमिट भरना पड़ेगा और उसके बाद उसको 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। और ये फिर गृह मंत्रालय या संसद पर डिपेंड करता था कि उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आगे चलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 6 में क्या कहा गया है? पाकिस्तान से भारत, यानी कि पाकिस्तान से भारत में जो व्यक्ति आना चाहते हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? जैसे आसाराम बापू भारत में आया था तो उसको नागरिकता किस तरीके से मिली थी। अब आर्टिकल नंबर 7, इसमें कहा गया है जब हमारा देश का विभाजन हुआ था तो भारत विभाजन हो रहा था, यानी कि 1 मार्च 1947 से पहले, जब विभाजन से पहले की बात है, जब विभाजन से पहले हो रहा था तो कुछ लोग सोचे थे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन तो होगा और वो लोग पाकिस्तान में चले गए पहले कि हमें पाकिस्तान में रहना है। लेकिन बाद में भाई वहाँ के पाकिस्तान में वो कचार मचार मची कि उसको देखकर उन्होंने सोचा कि भारत ही अच्छा था, तो वो वापस पाकिस्तान से भारत लौट रहे थे। अब उनको भी नागरिकता देगी ना भारत सरकार। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए प्रावधान ऐसा था कि उनको भी भारत सरकार नागरिकता देती थी, लेकिन उनको भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता था और उनको भी 6 महीने का वेट करना पड़ता था। 6 महीने के बाद उनको नागरिकता मिल जाती थी। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 8। देखो दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 5, 6 और 7 ये आर्टिकल केवल और केवल वर्तमान में किसी काम के नहीं है।
ये उस टाइम की तात्कालिक स्थिति को देखते हुए बनाए गए थे। आर्टिकल नंबर 8, विदेश भ्रमण एवं नौकरी पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी कि आर्टिकल नंबर 8 में बताया है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में घूमने के वास्ते या वहाँ पर नौकरी करता हो तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 9 में बताया कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर जाएगी। अब देखो, कोई आदमी अगर विदेश में घूमने गया है, उसको वो देश जच गया या फिर वहाँ पे नौकरी करता है और वहाँ पे शादी कर ली और वहीं पे उस देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 9 में। आर्टिकल नंबर 10 में, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई देश विरोधी काम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, भारत पाकिस्तान या भारत चीन के अंदर युद्ध चल रहा है और भारत का कोई नागरिक है, वो बोलता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारा लगाएगा या चीन जिंदाबाद ऐसा बोलेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त कर जाएगी, उसको कहा जाएगा कि ये भारत का नागरिक नहीं है। तो इसमें जब तक नागरिकता बन रहेगी तब तक कि कोई देश विरोधी काम नहीं करता। या फिर जैसे कोई भारत का नागरिक है और वो किसी किसी आतंकवादी संगठन का साथ देता हो तब भी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अब आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11, तो एक्चुअल बात यह है कि हमारे जब संविधान बना था तब उन्होंने कोई भी नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाए ही नहीं थे और ये बात लिखती थी कि आर्टिकल नंबर 11 में नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई थी। तो ये आर्टिकल नंबर 11 के अंदर बताया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। तो अब आगे चलते हैं अपन, और आर्टिकल नंबर 11 के इसमें जब संसद के पास ये पावर थी नागरिकता अधिनियम, तब संसद ने बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के लिए कुछ नियम बनाए और नागरिकता के लिए कुछ कैसे कैसे नागरिकता ली जा सकती है उसके आधार पर बताए उन्होंने। तो नागरिकता 5 आधार पर ली जा सकती है। नागरिकता लेने की 5 विधियाँ हैं। पहले वंश के आधार पर, दूसरी जन्म के आधार पर, या किसी क्षेत्र को मिलाने के आधार पर, या पंजीकरण के आधार पर, या देशीकरण के आधार पर। अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? तो पहले कोई भी जो भारत में जन्म लेता था तो भारत का नागरिक होता। जब हमारा संविधान संविधान लागू नहीं होता, उससे लागू हुआ ही था, तब उसमें उसमें ऐसा नियम बनाया गया 1955 के तहत, यानी कि नागरिकता संविधान संशोधन, पहली बार नागरिकता संविधान संशोधन के तहत 1955 के तहत ये नियम बनाया कि कोई भी जो भारत में नागरिक, कोई भी जन्म लेगा भारत में तो वो भारत का नागरिक होगा। सपोज करो कोई महिला है और वो प्लेन से भारत में आई और वो वहाँ पे अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो भी भारत का नागरिक होगा, वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। तो ये नियम गलत था ना, लेकिन धीरे धीरे सुधार होता है और बाद में जब 1986 में बाद में इसमें सुधार गया, 1986 में सुधार गया और कहा गया है कि माता या पिता में से कोई भी एक भारत में जन्म लिया हो या माता पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। लेकिन इसमें भी फिर बाद में सुधार किया गया और 2003 में सुधार करते हुए कहा गया कि दोनों की नागरिकता क्या होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए, यानी कि धोखे से नागरिकता नहीं लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहा गया है कि जन्म के आधार पर नागरिकता ली जा सकती है, यानी कि भारत की नागरिकता कैसे लेंगे? अगर वो कोई भारत का नागरिक हो या उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत में उसका जन्म होना चाहिए, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। अब वंश के आधार पर कैसे मिलेगी? 1955 में। तो वंश के आधार पर देखो, अभी हम हैं तो जो भी अभी अभी प्रेजेंट टाइम का यूथ है उन सबको वंश के आधार पर नागरिकता मिली हुई है। कैसे मिली हुई है? क्योंकि हम भारत में पैदा हुए थे और हमारे माँ बाप, क्योंकि हमारे माता पिता जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर अब तो हमारा वंश चल रहा है, उसी के आधार पर हमारे माता पिता भारत के नागरिक थे और उनके हम बच्चे हैं। तो यानी कि हमें वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली हुई है। तो जब 1955 में जब वंश को पिता के आधार पर माना जाता था, लेकिन पिता के आधार पर गिना जाता था क्योंकि उस समय माना जाता था कि जो भी जन्म लेने वाले का पिता भारतीय होगा तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन बाद में महिलाओं ने केस कर दिया भाई, क्योंकि पुरुष और महिला समानता का थोड़ा रखा गया है ध्यान, और 1992 में संशोधन करते हुए कहा गया कि माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होना चाहिए। माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होगा तो उसको नागरिकता मिल सकती है। अब देखो बाय रजिस्ट्रेशन भी भारत में नागरिकता मिल सकती है। इसको समझाता हूँ आपको मैं
कैसे, जैसे कोई भी विदेशी आदमी है, अगर वो भारत में घूमने के वास्ते आया या भारत में घूमने के वास्ते आया था और वो भारत में रह रहा है और उसको भारत जच गया, उसको भारत पसंद आने लग गया और उसको बहुत टाइम हो गया, लेकिन लगभग 7 साल हो गए, या फिर उसने किसी और भारतीय औरत से क्या कर ली, शादी कर ली, और उसको 7 साल हो गए, तो वो भारत की नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। भारत की नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और उसके लिए एक प्रोसेस है, उसके लिए उसको एक पंजीकरण फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और उसमें फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद नागरिकता दे या उसको नागरिक, वो भारत का नागरिक बनेगा या नहीं बनेगा, इसका निर्णय संसद के गृह मंत्रालय संसद का गृह मंत्रालय इसका निर्णय करेगा कि वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, संसद के गृह मंत्रालय पर निर्भर करेगा कि भारत को उस व्यक्ति को नागरिकता देगा या नहीं देगा। तो बाय रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी नागरिकता ले सकते हैं। और एक और है देसीकरण के आधार पर। अब देसीकरण क्या होता है? देसीकरण के आधार पर इसमें भी ये अगर कोई भी विदेशी आदमी है, अगर वो भारत में रहना चाहता है, भारत में रह रहा है, या घूमने के लिए आया है या कहीं और काम के लिए आया है, लेकिन वो भारत में रह रहा है और उसने कहीं शादी कर ली या फिर भारत में रह रहा है और उसको 10 साल हो गए, इसके साथ साथ वो कला या विज्ञान में रुचि रखता हो या किसी भी एक फील्ड में रुचि रखता हो, तो वह भारत की नागरिकता ले सकता है। तो उसके लिए 3 कंडीशन दी गई। देसीकरण के माध्यम से उसको भारत में नागरिकता लेने के लिए उसको 3 कंडीशन दी गई कि या तो उसको 10 साल पूरे हो गए भारत में रहते हुए, या वो कला व विज्ञान में रुचि रखता हो, और संविधान में लिखित 22 भाषाओं में से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, रोकड़ी, मैथिली, संताली में से कोई भी एक भाषा का ज्ञाता हो या एक भाषा को जानता हो, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। उसको भी वही उसको फॉर्म बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म बनाना पड़ेगा, और गृह मंत्रालय क्या करेगा, फिर निर्णय करेगा उसको भारत में नागरिकता मिलेगी या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना ये लेक्चर था। लेकिन हाँ, इसमें नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर भारत की नागरिकता भी समाप्त की जा सकती है। इसमें कहा गया है कि आपने विदेशी नागरिकता ले लियो। हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आपने कोई विदेश में घूमने गए और वहाँ की नागरिकता ले ली, तो उस यहाँ की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और बर्खास्त की गई हो, भारत की नागरिकता बर्खास्त भी की जा सकती है। कब की जा सकती है? जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। कोई भी देश का, किसी भी बड़े देश का, या ब्रिटेन का, इंग्लैंड की महारानी भारत में आई, और एक पागल आदमी है, वो महारानी के ऊपर थूक दिया तब सरकार क्या उसको पागल घोषित करेगी और उसकी क्या बोलेगी, उसकी नागरिकता बर्खास्त कर देगी। क्या करेगी? उसकी नागरिकता बर्खास्त कर देगी कि ना ये भारत का है न कहीं और का है, ये तो पागल है बस। तो उसकी नागरिकता क्या कर देंगे? बर्खास्त किया जाएगा। और वंचित ये अगर आपने कोई फर्जी नागरिकता ले रखी हो, तब भी देसीकरण या पंजीकरण के माध्यम से आपने नागरिकता ली हो और फर्जी पाई जाती है, तब भी उसको नागरिकता वंचित कर दिया जाता है। तो ये 3 कारणों से भारत नागरिकता खत्म भी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर था। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों।